एक बार मैं फिर से 9th क्लास का सेकंड लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवॉल्यूशन। एक्चुअली अभी तक हमने जो इस चैप्टर के बारे में जानकारी ली थी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके केसेस। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर वर्ल्ड वार या वर्ल्ड वार एंड विद इन, साथ में इसके आफ्टर वर्ल्ड वार कि वर्ल्ड वार में क्या हुआ, कौन कौन से नेशंस ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया और आफ्टर वर्ल्ड वार क्या स्थिति बनी। तो नाउ गाइस लिसन केयरफुली। एक्चुअली इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 24 नेशंस सपोर्टेड अलाइन नेशंस। कितने? लगभग आपके 24 अलाइन जो नेशंस थे, देश थे, उन्होंने अलाइन नेशंस को सपोर्ट किया था। कितने? 24 जो कंट्रीज थे, जिन्होंने क्या किया, अलाइन नेशन को सपोर्ट किया। अलायंस नेशंस को सपोर्ट किया। एक्सिस की बात करें तो 4 नेशंस ऐसे थे या 4 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने एक्सिस नेशंस को सपोर्ट किया। क्या किया? सपोर्ट किया। एक्चुअली यदि हम अलायंस नेशन और एक्सिस नेशंस की बात करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। यदि हम अलाइन नेशन की बात करें तो इसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद आपका कौन सा जाता है, इटली और अमेरिका। शुरुआती दौर में अमेरिका इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। एक्सिस नेशंस की बात करें तो जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया। अब बात आ जाती है कि इस युद्ध में, इस बार में ऑस्ट्रिया क्यों इन्वॉल्व हुआ था। एक्चुअली ऑस्ट्रिया इसलिए इन्वॉल्व किया था कि ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था और प्रिंसेस थी, उसकी जो है उसको एसिनेटेड कर दिया गया था, मतलब उसको मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने अंदर एक आग, एक परेशान, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक आग लिए बैठा था कि मुझे क्या करना है, मित्र राष्ट्रों को अपने बारे में अवगत कराना है, मुझे ये दिखाना है कि मैं भी एक पावर रखता हूँ, मैं भी एक तरीके से क्या कर सकता हूँ, कम्युनिज्म को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं भी अपनी इकोनॉमिक पावर को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास भी क्या है, एक तरीके से मिलिट्री पावर है, या मैं भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर सकता हूँ। तो इसलिए ये ऑस्ट्रिया इसमें शामिल हुआ था गाइस। तो अब हम 24 कंट्रीज़ की, अलायंस नेशंस की बात करें और 4 कंट्री जो कि एक्सिस नेशन के तौर पर जाने जाते हैं, इनकी यदि हम बात करें तो इन स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वार इन 1914, ऐसा कि आपको पता भी होगा कि जो वार था 1914, मतलब 1914 में इसको क्या किया गया था, वार में भी स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो गया था। इन आफ्टर द स्टार्टिंग द जर्मनी ruined the सबमरीन शिप्स एंड द सोल्जर्स एंड सिविलियंस ऑफ द अदर कंट्री। जो है जर्मनी के द्वारा, जैसे कि उस समय की यदि हम बात करें तो जो जर्मनी था अपने आप में बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता था। कैसा था? बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता था। तो इसने क्या किया, मतलब रौन दिया, रूइन कर दिया किसको? जो अदर कंट्रीज थी उसकी जो सबमरीन थी, सबमरीन शिप, नेवी, साथ में एक तरीके से सिविलियन एंड सोल्जर्स।
इन सब को इसके द्वारा क्या किया गया, एक तरीके से रुइंस कर दिया गया, रौंद दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि उस समय के यदि हम हिसाब से देखें तो जर्मनी जो था एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था। अचानक मतलब शुरुआती दौर से ही उसमें क्या हुआ था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो ज़्यादा इम्प्रूव की हुई थी, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वो अपने आसपास की जो रीजन्स थे उनको जो है देखकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, सबको अपने साथ मिलाना चाहता था। उसे लगता था कि वो पूरे वर्ल्ड को लीड करने की पावर रखता था, मतलब सुपर पावर अपने आप को दिखाने के लिए, या हम यूँ कहें कि प्रत्येक यूरोपियन कंट्री अपने आप को एक सुपर पावर दिखाने की स्थिति में था। तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं वार की स्थिति बनती है। एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, जब जर्मनी इस युद्ध में भाग ले रहा था तो उसके द्वारा अमेरिकन स्टीमर जो ल्यूटेनिया था, क्या था, ल्यूसेटेनिया, उसको क्या कर दिया गया, स्टीमर को रौंद दिया गया। और इसमें लगा 147 जो अमेरिकन सोल्जर थे उसको मौत के घाट उतरना पड़ा, मतलब उनको मार दिया गया। और ये वजह बनी कि अमेरिका जो एक तरीके से उस समय इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाह रहा था, उसको इस युद्ध में क्या करना पड़ा, पार्टिसिपेट करना पड़ा। और यहीं से इस युद्ध की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई। युद्ध की स्थिति कैसी हो गई, बदल गई। और यहाँ से जो है आपका जो कंट्री थे, कौन से आपके एक्सेस, जिसमें आपका हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, इनको क्या करना पड़ा, डिफीट होना पड़ा। और यहीं से 1980 मतलब 1918 ये जो डेट थी इसमें क्या किया गया, आपको युद्ध विराम मतलब सीज फायर कर दिया गया। क्या किया गया, सीज फायर। और एक तरीके से किसके, और जो है किसके द्वारा, कौन कौन सी कंट्री के द्वारा, तो इसमें आपका आ जाता है कौन सा, ऑस्ट्रिया, फिर से एक बार ऑस्ट्रिया, हंगरी, आपका जर्मनी, एंड तुर्की। और यहां पर आपके जो अलायंस कंट्रीज थे या अलायंस नेशंस थे उनको क्या इस युद्ध में विजय हुई, या उनको एक तरीके से क्या हुआ, जीत जो है उनके नसीब हुई। और यहीं से एक ट्रीटी पे सिग्निफाई किया गया या दस्तखत किए गए, जिसमें जर्मनी को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। जर्मनी को क्या करना पड़ा इसके अंदर, इस युद्ध के अंतर्गत सरेंडर करना पड़ा गाइस। तो ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। गाइस एक बार मैं आपको फिर से इसे समझा देता हूं। इन दिस टाइम, in the time of war, 24 countries are already joined the alliance nations for this war, and 4 countries joined this जो है war axis nations, and after the joining this war is started, and Germany, Turkey, Austria and Hungary are very powerful in under this war. But after some time American steamer Lusitania destroyed by the Germany, and after destruction of the American steamer 147 American soldier may be died, and after that इसके बाद क्या हुआ कि जो एक तरीके से जर्मनी इस युद्ध को जो जीत रहा था वहीं से पासा कैसा हो गया, पलट गया। अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा, और जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में आया एक तरीके से जो आपके एक्सिस नेशंस थे उनकी हार हुई और उन्हें हार स्वीकार करना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा। एक ट्रीटी सिग्निफाई हुई, एक संधि हुई जिसके अंतर्गत जो है जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा, और तुर्की साथ में ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ जर्मनी को अपने हथियार डालने पड़े, सरेंडर पर करना पड़ा गाइस। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये क्या था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो गया तो इसके इफेक्ट क्या पड़े गाइस। इसके इफेक्ट जो पड़े हम उसके बारे में बात करते हैं अब, क्योंकि एक्चुअली जब कोई भी वार होता है तो उसके कुछ इफेक्ट भी पड़ते हैं गाइस। तो उन इफेक्ट के बारे में एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या हुआ इस वार के बाद, क्या इफेक्ट पड़ा जो हारे हुए कंट्री थे, जो डिफीटेड कंट्री थे,
उन पर, और जो जीते हुए कंट्री थे उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो प्रभाव की बात करें तो हमें ये सब देखने की जरूरत है। तो आफ्टर द वार, तो देख लेते हैं इफेक्ट आफ्टर वार, इफेक्ट आफ्टर वार, युद्ध के बाद की स्थिति। गाइस, हम जैसा सभी लोग जानते हैं, युद्ध के बाद की स्थिति हमेशा की तरह ही दयनीय हो जाती है। कोई भी युद्ध हमेशा घातक सिद्ध होता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, सबसे पहला तो ये हुआ कि इसमें बहुत बड़ी हानि हुई। तो ये क्या हानि थी? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, दूसरा था सोशल चेंज। गाइस, दूसरा प्रभाव इस पे क्या पड़ा कि सोशल चेंजेस आ गए। सेकंड क्या प्रभाव पड़ा आपका? सोशल चेंजेस आ गए। और तीसरा आपका द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है उसको करना पड़ा। और इसके बाद यदि हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात करें तो कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इस पे पड़े। कुछ क्या पड़े? आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़े। तो वो हम देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद इस पे कुछ पड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि एक स्कोप पॉइंट को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो सम लॉन्ग टर्म इफेक्ट में भी अप्लाई। तो अब हम यदि इसकी बात करें तो एक बार गाइस हमें ये समझने की जरूरत है, इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द टाइम ऑफ वार 6.5 करोड़ पीपल ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस वार। लगभग इस युद्ध के समय इसमें लगभग 6.5 करोड़ पर्सन को क्या किया गया था? इन्वॉल्व किया गया था, या इसमें जो है इन्वॉल्व थे। किसके अंदर? इस युद्ध में। इस युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ जो पर्सन थे वो इन्वॉल्व थे, जिसमें आपके लगभग 2 करोड़ लोग जो है इंजर्ड हो गए थे। गाइस, कितने लोग इसमें शामिल थे? 6.5 करोड़ पीपल were involved and 2 crore person injured and 1 crore person may be handicapped handicaps and 70 लाख पर्सन में भी डाई। इसमें लगभग कितने? लगभग 70 लाख लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। यह एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि 70 लाख लोगों की डाई मतलब मौत हो गई थी, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ पर्सन की इसमें क्या हो गई थी? मौत भी हो गई थी। तो एक्चुअली इससे क्या होता है, जब आप किसी भी युद्ध को लड़ते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान नॉट ओनली फॉर द मैन, दिस बार मे बी इफेक्टेड इन द मटेरियल। इस बार से बहुत बड़ा जो है इफेक्ट जो पड़ा था वो मटेरियल पर भी पड़ा था। मटेरियल किस तरीके का? जैसे कि बार में इस्तेमाल होने वाले जो ट्रूप्स हैं, वेपन्स हैं,
और आपके शिप हैं, मरीन हैं, जो एक तरीके से ये पूरी तरीके से कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपकी जो इकोनॉमिक पावर जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इकोनॉमिकली आप बेकार हो जाते हैं, सोशली आप हैंडीकैप हो जाते हैं, साथ में पॉलिटिकली आपका अपना कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये सब भी एक तरीके से क्या था, इस वार का सबसे बड़ा इफेक्ट था। एंड सेकेंड इट सोशल चेंजेस। इस आफ्टर दिस वार बहुत बड़े कुछ सोशल चेंजेस आए थे। क्या आ गए थे गाइस? सबसे बड़े बात यहाँ पे ये जाती है कि आफ्टर दिस वार सोशल चेंजेस में भी अप्लाई इन द सोसाइटी। कौन कौन से सोशल चेंजेस आए गए थे? सबसे पहला सोशल चेंज हम बात करें, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी, एक तरीके से वो किसके ऊपर आ गई थी? वुमेन। तो रेस्पॉन्सिबल ऑफ सोसाइटी, responsibility of society may be responsibility of society may be down into the women's shoulder. मतलब सबसे पहला तो इस बार से ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी सोसाइटी की वो एक तरीके से किसके ऊपर आ गई? वुमेन्स के ऊपर आ गई, महिलाओं के ऊपर आ गई। सेकंड, फ्रेंचाइजी थी, जो बिजनेस फ्रेंचाइजीज थी, वो भी, उनको भी एक तरीके से इन अंडर वर्क ऑफ वुमेन। मतलब ये भी एक तरीके से किसके अंडर में आ गई? महिलाओं के अंदर आ गई। जो भी एक तरीके से वर्क था वो महिलाओं के अंदर आ गया था। थर्ड, एक तरीके से हम ये देख सकते हैं जो स्टारवेशन वगैरह था, साथ में जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट थी वो भी कैसी होती चली गई थी? लगातार कम होती चली गई थी। मतलब भुखमरी से लोग परेशान हो गए थे और प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी थी वो कैसी थी? स्कार्सिटी हो गई थी, कम हो गई थी। स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी में भी डिस्ट्रॉय, हेलो, टेक्नोलॉजिकल वर्क में भी डिस्ट्रॉय। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल जो वर्क था वो भी कहीं ना कहीं कैसा हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था। और ऐसी स्थिति में जो बिजनेस, एक तरीके से बिजनेस जो वर्क था वो पूरी तरीके से हैंडीकैप हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि घरों में एक तरीके से जो मैन पावर थी वो पूरी तरह से कैसी हो गई थी? अस्त व्यस्त हो गई थी, यूजेबल नहीं रही थी, अनयूजेबल हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर या तो लोग हैंडीकैप हो गए थे या एक तरीके से जो है घायल हो गए थे या फिर डाई हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो महिलाओं को उठानी पड़ी। साथ में एक तरीके से जो प्रोडक्शन था, जो एक प्रोडक्शन, एक तरीके से किसी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा था लगातार, वो कैसा हो गया? वो नील हो गया था। और ऐसी स्थिति में जब प्रोडक्शन की कमी आई तो स्टारवेशन हो गया। स्टारवेशन मतलब भुखमरी पैदा हो गई। और ये प्रोडक्शन किससे संबंधित था? जैसे आपका ब्रेड से संबंधित था। जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं उनका प्रोडक्शन था वो खत्म हो गया था। सिर्फ वो फास्ट फूड से संबंधित नहीं बल्कि डेली यूजेबल थिंग्स जो होती हैं, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनका भी प्रोडक्शन कैसा हो गया था? कम हो गया था। तो ऐसी स्थिति में अकाल की स्थिति आ गई और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाकायदा महिलाओं के द्वारा उठाना पड़ा। गाइस, नेक्स्ट आपका ये जानते हैं कि जो टेक्निकल जो वर्क हो रहे थे लगातार, वो इस युद्ध की वजह से कैसे हो गए थे? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि उनके इस्तेमाल की जो स्थिति थी वो नहीं बन पा रही थी। तो ये क्या था? एक तरीके से सोशल चेंजेस आ गए थे। अब आपका आ जाता है कि द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो गाइस, हम इसको एक बार और देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या हुआ? यदि हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात करें तो ये इट इज अ पैलेस। क्या है? ये एक पैलेस है जो कि आपका पेरिस में है, पेरिस से थोड़ा सा बाहर है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल गाइस,
आपको जो है दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस जरूर करें कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक पैलेस है ट्रीटी, जो एक पैलेस है वर्साइल, जो कि आपका पेरिस में पड़ता है, पेरिस से थोड़ा सा बाहर है। तो ये जो ट्रीटी थी वो कहां पे हुई थी? पेरिस, जो कि एक तरीके से वर्साइल क्या है? एक आपका पैलेस, क्या है? एक पैलेस है। उस पैलेस में ये ट्रीटी हुई थी, और ऐसी स्थिति में यहां लगभग 240 पेजेस का एक जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरा जो ट्रीटी से संबंधित जो वर्कआउट था वो लेके आया गया था। उसके बाद 400 के आसपास इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन या ट्रीटी से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन थे जिस पर सिग्निफाई किया गया था या सिग्नेचर किया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंतर्गत कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिनको मानने के लिए बाध्य किया गया था। किसके लिए? जो ऐसे कंट्रीज जो इसमें डिफीट हो गए थे, जिन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ये जो वर्साइल की ट्रीटी थी उन कंट्रीज के लिए थी जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने आप को डिफीट कर लिया था, मतलब हार गए थे। और इस ट्रीटी को जो है एक तरीके से, या इस ट्रीटी की जो पॉलिसी मेकर्स जो थे वो, उसमें 4 कंट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और साथ में आपका इटली। इन चारों के द्वारा इनको एक तरीके से क्या किया गया था? इस ट्रीटी के माध्यम से इन चारों ने क्या किया था? जो है जर्मनी पर फोर्स किया था, जर्मनी को फोर्स किया था अपनी बातों को मानने के लिए या अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो गाइस इसमें भी कुछ चीजें थी, जैसे कि द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेनिंग द एंड ऑफ वार। सबसे पहले इसमें इस ट्रीटी के अंतर्गत जो एक तरीके से युद्ध के समाप्ति के बाद जो भी प्राप्त किया था, जो भी एक तरीके से जर्मनी के द्वारा प्राप्त किया गया था, वो सब एक तरीके से अधिकार स्वरूप किसके आ गया था? अलायंस नेशंस के अधिकार स्वरूप आ गया था। और उसका बंटवारा किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले उसका जो बंटवारा था एक तरीके से जो अलायंस नेशंस थे उन्होंने आपस में कर लिया था। ज़्यादातर जो नेवी पावर थी, नेवल पावर जो थी जर्मनी की, या एयरफोर्स जो पावर थी, वेपन्स थी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? छीन लिया गया था, और उसको जो है मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था इस ट्रीटी के अंतर्गत? गेनिंग द पावर ऑफ अलायंस नेशन। क्या किया था? अलाइन नेशन के द्वारा इसके अंतर्गत जो पावर थी उसको गेन कर लिया गया था। और दूसरा इसी के अंतर्गत एक पॉइंट है, द प्रोविजंस ऑफ बार रिस्पॉन्सिबल द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेनिंग द एंड ऑफ बार, द प्रोविजंस बार वाज रिस्पॉन्सिबल फाउंड इन जर्मनी। और इसके अंतर्गत एक तरीके से एक बात और कही गई थी, तो उसमें आप उससे पहले हम एक चीज और बता देते हैं। इट इज द रोल ऑफ द फोकस माइनर प्लेस वर्साइल रीजनल अरेंजमेंट। साथ में आपका रीजनल अरेंजमेंट, तो दूसरा आपका क्या किया? रीजनल अरेंजमेंट किया गया। रीजनल अरेंजमेंट, यहाँ रीजनल अरेंजमेंट का तात्पर्य है कि जो क्षेत्र थे जर्मनी से, जो जर्मनी के हारे हुए जो क्षेत्र थे उनको क्या किया गया था? आपस में बांट लिया गया था। और जिसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? फ्रांस का। फ्रांस ने क्या किया था? जर्मनी के द्वारा जो छीने हुए पहले के जो 2 प्लेस थे, मतलब मैंने आपको बताया था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के अनुसार जो फ्रांस था उससे जर्मनी ने दो उसके जो क्षेत्र थे उनको क्या किया था? छीन लिया था। तो ऐसी स्थिति में जो है फ्रांस ने वो जो है दोबारा क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया, एक जो कि जो है कहीं ना कहीं फ्रांस के द्वारा ही या फ्रांस से छीने हुए ही थे, जैसे आपका अलान्से और लॉरेंस।
अलायंसे और लॉरेंस, एक और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये जो एक तरीके से फिर से फ्रांस के कब्जे में आ गए। हाँ, अलायंसे और लॉरेंस। गाइस 1 सेकेंड, इनको क्या किया गया था, फिर से एक बार फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर थर्ड पॉइंट एक तरीके से आपका आ जाता है इसी के अंतर्गत कि 6.5 बिलियन पाउंड फाइन वाज इम्पोज ऑन जर्मनी। इसी ट्रीटी के संदर्भ में कि इसी ट्रीटी के अंतर्गत 6.5 बिलियन 6.5 बिलियन जो एक तरीके से पाउंड थे, फाइन वाज इम्पोज इनटू जर्मनी। जर्मनी पर 6.5 बिलियन पाउंड का जो है फाइन इम्पोज कर दिया गया, जिसको यदि हम अपने तरीके से आज की मुद्रा के अनुसार देखें तो लगभग 1 लाख टन जो है गोल्ड के बराबर था। और इसको चुकाने में जो है जर्मनी को कितना टाइम लग गया था, 91 ईयर, लगभग 91 ईयर जो है इसको चुकाने में लग गया था जर्मनी को। और यही एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या इम्पोज किया गया था जबरदस्ती तरीके से जर्मनी के ऊपर। और यही ऐसे कारण थे, ये वर्साइल की जो ट्रीटी थी वही कारण आपकी बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वार की, क्योंकि हिटलर इन्हीं वजह से हिटलर एक तरीके से क्या हुआ था, हिटलर ने अपने आप को क्या किया था, एक्सटेंडेड करने का कार्य किया था। इसी ट्रीटी की वजह से उसने अपने जो कह सकते अपने विचारों को लोगों में फैलाने का कार्य किया था। उसने कहा था कि जो वर्साइल की जो ट्रीटी है वो हमारे देश के लिए कैसी है, बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है, हम इसको जो है नहीं मानेंगे, हम जो है एक तरीके से फाइन नहीं देंगे। और उसी के वजह से 1934 के आसपास उसको संसद में जाने का मौका मिला था और वहीं से वो जो है हिटलर आपका चमका था, या एक तरीके से कह सकते हो कि संसद में जो है आगे आया और वहीं से उसने अपनी पार्टी का नाजीवाद जो एक तरीके से नाजीवाद था उसको रास्ता दिखाया और वहीं से सेकंड वर्ल्ड वार की नींव पड़ गई थी। कहने के लिए ये जो एक तरीके से जो इसके ऊपर डिस्ट्रक्शन डाले गए थे वो इसलिए थे कि ये सेकंड टाइम फिर से एक बार युद्ध के लिए ना आ जाए या एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार ना हो जाए, लेकिन ये इसके जो एक तरीके से क्या है घातक जो परिणाम हुए, बल्कि इसकी वजह से वो फिर से सेकंड वर्ल्ड वार, द केसेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार बना, यही वजह थी। नेक्स्ट आपका 6.5 बिलियन जो पाउंड जो फाइन था वो इम्पोज किया गया। एंड साथ में एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी कुछ पड़े थे, जैसे इस पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़े तो गाइस, अच्छा इसमें एक चीज और बता दें आपको कि इसमें नेवल से लेकर के आर्मी पावर जो थी वो पूरी तरीके से छीन ली गई थी जर्मनी की। और नेक्स्ट एक पॉइंट और भी किया गया था कि 1 लाख सोल्जर से ज्यादा जो है जर्मनी नहीं रख सकता था। यदि 1 लाख सोल्जर से ज्यादा रखता है तो अलायंस नेशन क्या कर सकते हैं, उस पर रिवेल कर सकते हैं, विद्रोही उसे घोषित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो सब जो है एक तरीके से वजह थी जिसकी वजह जो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बनी, जबकि ये इसलिए ऐसा किया गया था कि फिर से कोई वर्ल्ड वार ना हो। गाइस ये थी आपकी वर्साइल की ट्रीटी। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। यदि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, दूसरा हम आपको एक बार फिर से ये बता दे कि दो क्षेत्र ऐसे थे जो फिर से एक बार फ्रांस को मिल गए थे, एक आपका अलायंस और दूसरा लॉरेंस, जो दोनों ही क्षेत्र एक बार फिर से फ्रांस को दे दिए गए थे और जर्मनी को के बीच में एक बर्लिन की दीवार को खड़ा कर दिया गया था। जर्मनी को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अनुसार। साथ में जो है जर्मनी से और भी कई राष्ट्रों का उदय हुआ था इसी समय, मतलब वर्ल्ड वार के बाद उसमें से कई राष्ट्र जो है और राष्ट्रों का भी उदय हुआ था। और ये जो वर्साइल की संधि हुई थी इसका टाइम था 1919, मतलब 1919 में ये ट्रीटी हुई थी। तो गाइस अब एक बार हम चलते हैं लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके क्या रहे थे गाइस।
ये भी बहुत जरूरी हो जाता है आपको देखना लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या थे इसके। तो आफ्टर द वर्ल्ड वार द फीलिंग ऑफ रिवेंज इन सिग्नी इनटू द ट्रीटी दैट वाज द डिफीटेड इन द वार। कहीं ना कहीं आफ्टर वर्ल्ड वार जो ट्रीटी हुई थी, जो एक तरीके से सिग्निफाई की गई थी, सिग्नेचर जो जिस ट्रीटी पे किए गए थे जिसका नाम था वर्साइल, उसने कहीं ना कहीं जो एक एक्सिस जो धुरी राष्ट्र थे उनके अंदर रिवेंज की जो आग थी वो फिर से एक बार सुलगा दी थी। कौन सी? एक तरीके से रिवेंज, बदले की भावना। मतलब इनके अंदर फिर से एक बार क्या हो गया था? बदले की भावना आ गई थी। फिर से एक बार जो धुरी राष्ट्र थे वो बदला चाहते थे। एंड दे डिफीटेड इनटू द वार, जो कि एक तरीके से क्या डिफीट हो गए थे वार के अंतर्गत। डिफीटेड इनटू द वार। तो जब ये वार के अंदर डिफीट हो गए तो इनके अंदर रिवेंज की भावना, बदले की भावना पैदा हुई थी। दूसरा, इसके अंतर्गत जो सोवियत जो रसिया था, सोवियत, हाँ, जब ये हाँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट था, जो रिवेंज की इनके अंदर जो आग जो है सुलगती रही। दूसरा, आफ्टर वर्ल्ड वार एक लीग बनाई गई थी, द लीग ऑफ नेशंस। लॉन्ग टर्म के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत क्या हुआ था कि लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत जो मित्र राष्ट्र थे, अलायंस जो एक तरीके से कंट्रीज थे, उनके द्वारा क्या किया, एक कंपनीज बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे हम लीग ऑफ नेशंस का नाम देते हैं। इसके अंतर्गत जो है रसिया को क्या किया गया था? इन्वॉल्व नहीं किया गया था। एक तरीके से रसिया वाज नॉट गिवन द प्लेस, रसिया को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। डू नॉट इन्वॉल्व रसिया। एंड सबसे पहले इन्होंने क्या किया? रसिया को इस लीग में इन्वॉल्व नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या थी, वो जो है लीग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई थी। दूसरा, एक तरीके से और एक बात है कि अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग। जो अमेरिका था, डिड नॉट ज्वाइन द लीग। अमेरिका के द्वारा भी इस लीग को ज्वाइन नहीं किया गया था। तो एक कहने का मतलब जो सुपर पावर थी उनके द्वारा जब इस लीग को ज्वाइन नहीं किया गया तो ये जो लीग थी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। और जो एक्सिस कंट्रीज थे उन्हें लगता था कि हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम जो एक तरीके से अलायंस नेशन है उनसे हम वार के माध्यम से अपने जो छीने हुए जो रीजन्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो रिवेंज है वो पूरा कर सकते हैं, अपना बदला पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका इसी चैप्टर के अंतर्गत, जैसा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का चैप्टर है मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा गाइस। तो अब ऐसी स्थिति बनने के बाद फिर अब आ जाता है आपका रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। इन 1917 जिस समय वर्ल्ड वार चल रहा था उसी समय रसिया में एक रिवॉल्यूशन हो रहा था। क्या हो रहा था? रसिया में एक रिवॉल्यूशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था, एक क्रांति आई हुई थी। और वो क्रांति क्या थी कि रसियन लोग जो है एक तरीके से सीजर, जो एक तरीके से जार से क्या चाहते थे, अपनी आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। किससे? जार से। किससे चाहते थे आजादी? जार से चाहते थे। और ऐसी स्थिति में जो सीजार एक तरीके से ये जो क्या था, एक तरीके से कहीं ना कहीं डिक्टेटर, सॉरी उस समय यहां पे क्या था, एम्पायर था, जार का एम्पायर था। उससे एक तरीके से रशियन पीपल्स क्या चाहते थे? आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंसी चाहते थे। और 22 जनवरी 1905 22 जनवरी 1905 इस दिन क्या हुआ कि संडे, इस दिन क्या था? संडे था। और संडे के दिन एक तरीके से लीडरशिप ऑफ गोपन द रैली वाज टेकन आउट द सीजार रेसिडेंस। इसका जो रेजिडेंस था जार का, उसमें गोपन नाम का एक विद्वान था, या हम कह सकते हो एक नेशनलिस्ट था, उसके द्वारा क्या किया गया था, इसकी जो रेजिडेंसी थी, इसकी जो रेजिडेंसी थी उसके सामने क्या किया गया, एक अच्छी तरीके से एक हम कह सकते हैं एक रैली को निकाला गया। रैली को क्या किया गया? निकाला गया। तो बहुत ही ये जो रैली थी एक तरीके से
कह सकते हो बहुत आसानी पूर्वक निकाली जा रही थी। द पीपल वर अनआर्म, एक तरीके से उनके पास कोई हथियार नहीं थे, निहत्थे लोग थे। एंड उसके बाद जो एक तरीके से कह सकते हो सीजर के द्वारा उन पर क्या किया गया, मिलिट्री के द्वारा उन पर जो है कहीं ना कहीं वेपन्स का इस्तेमाल किया गया और हथियारों को चलवाया गया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी और इसीलिए इसे ब्लैक संडे का नाम दिया गया। क्या दिया गया इसको नाम, एक तरीके से इस डेट को ब्लैक संडे का नाम दिया गया। किसका नाम, ब्लैक संडे का नाम दिया गया। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो लार्ज नंबर ऑफ रशियन पीपल थे उनकी डेथ हो गई थी और सो मैनी पीपल्स मे बी जो है सो मैनी पीपल्स मे बी हैंडीकैप। तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो स्थिति बनी थी 1905, उसने कहीं ना कहीं आगे के लिए जो जार था उसके रास्ते कैसे कर दिए थे, क्लोज कर दिए थे, बंद कर दिए थे। इन आफ्टर सम टाइम लगभग 8 मार्च 1917, कब, लगभग 8 मार्च 1917, ये वो दिन था जब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बोल्शेविक, कौन, बोल्शेविक जो थे उनके द्वारा, जैसे हम लेनिन का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लेनिन का नाम, उनके द्वारा इसको क्या किया, लीड किया गया। एक फिर से एक कहने का मतलब हम कह सकते हैं एक फिर से एक रैली लीड की गई और इसके अंतर्गत क्या किया गया, जार का जो शासन था उसको उखाड़ फेंका गया। क्या किया गया, जार के शासन को उखाड़ के फेंक दिया गया। और जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स के रूल्स और रेगुलेशन, जो उनकी थ्योरी थी इकोनॉमिकल, जो मिडिल पीपल मतलब मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित या मध्य लोगों की जो एक तरीके से इकोनॉमिकल वैल्यू जो थी उसको देखते हुए रसिया ने क्या किया, अपने अंदर चेंज लाया। और यहीं से लेनिन ने कहीं ना अपने आप को इस जो है कहीं ना कहीं इस जो एक तरीके से आंदोलन से अपने आप को जोड़ा और यहीं से कहीं ना कहीं इसी जो है 8 मार्च 1917 को जो है आपका रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत लेनिन ने क्या किया था, अपने आप को आगे दिखाने का क्या किया था, इस इवेंट में जो है भाग लिया था। और एक तरीके से ये एक तरीके से क्या था, एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट था, एक सामाजिक कार्यकर्ता था। लेनिन कौन था, एक सोशलिस्ट था। और इसकी अगुवाई में एक तरीके से जो रसिया थी उसको क्या इंडिपेंडेंसी मिली, जार का शासन उखाड़ फेंक दिया गया। और यही इस जो है एक तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। कौन सी डेट को, 8 मार्च 1917। 1917 को क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और इसकी जो शुरुआत है कहीं ना कहीं 22 मार्च 1905 को पड़ी थी गोपन की अगुवाई में। इसको लीडिंग तब कौन करा था, आपका गोपन करा था। इसके बाद इसकी लीडिंग किसके हाथों में आ गई थी, लेनिन के हाथों में आ गई थी, जो कि बोल्शेविक था। तो ये था आपका रशियन रिवॉल्यूशन। अब रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यदि हम बात करें तो जैसा कि अभी हमने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने जो है सुना था कि किस तरीके से एक लीग की स्थापना की गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस गाइस। तो एक बार हम डिस्क्राइब करते हैं लीग ऑफ नेशंस को गाइस। तो प्लीज लिसन केयरफुली, ओनली 5 मिनट, ओनली गिवन ओनली 5 मिनट्स प्लीज। आपको सिर्फ 5 मिनट और देखने की जरूरत है। जिस समय आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशंस की। अब इसके एम्स, इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे लीग ऑफ नेशंस के, तो ये जानने की चीज है। एक्चुअली यदि हम 1920 की बात करें, मतलब 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। 10 जनवरी 1920 इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस को की गई थी। इन दो एक तरीके से एम की यदि हम बात करें तो मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, इसका पहला एक तरीके से एम था, तो मेंटेन द इंटरनेशनल पीस। पीस।
सबसे पहला इसका उद्देश्य था कि हमें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, शांति बहाल करनी है। दूसरा इसका जो एक तरीके से उद्देश्य था, एवरी नेशन टू रेस्पेक्ट द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी। Every nations to respect the unity of integrity। सेकंड इसका उद्देश्य था कि एवरी नेशन टू रेस्पेक्ट द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, मतलब प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की अखंडता को सुनिश्चित करेंगे, मिलकर रहेंगे, आपस में जो है किसी भी बाहर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे। थर्ड था टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ बार। मतलब कोई भी कंट्री हो, चाहे वो एक तरीके से युद्ध से संबंधित कोई भी पॉलिसी को नहीं समझेगा या नहीं मानेगा, कोई भी ऐसा जो है कारण नहीं बनेगा जिससे कोई युद्ध सुनिश्चित हो। नेक्स्ट आपका टू डेवलप द इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट इसका क्या था, टू डेवलप द इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो रिश्ते थे उनको क्या करना है, बचाना है, उनको डेवलप करना है आपस में। नेक्स्ट आपका टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली। टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली, मतलब जो भी एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद थे उनको शांति के साथ क्या किया जाएगा, सुलझाया गया था गाइस। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये इस लीग के क्या थे, आपको पता है हम सब विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1905 से शुरू हुई थी, 12 जो है एक तरीके से तो 22 जनवरी 1905 से शुरू हुई थी और अंत में जाके 1917 को एक तरीके से रसिया की जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन जो क्रांति है वो सुनिश्चित हो गई थी, जिसमें लेनिन के द्वारा इसको अगुवाई की गई थी। इसके बाद हम अभी तक क्या वार की बात कर रहे हैं, तो क्या था इफेक्ट ऑफ वार, आफ्टर वार, तो एम, फिर उसके बाद आफ्टर वार क्या हुआ था कि इफेक्ट क्या पड़े वार के, फिर ये था कि जो है लीग की स्थापना की गई। तो अब लीग का जो था एम क्या था, तो इस चीज को हमने क्या है यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो एक्चुअली एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा कि इस लीग के एम क्या थे। सबसे पहले इस लीग का एम था कि इसको सबसे पहले क्या बनाया गया था, 10 जनवरी 1920 को इसकी जो स्थापना स्टेबलाइजमेंट किया गया था। फर्स्ट आपका मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, मतलब अंतरराष्ट्रीय हमें शांति को समझौते को बनाए रखना है। सेकंड, एवरी नेशंस टू रेस्पेक्ट द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की अखंडता को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। थर्ड आपका एक तरीके से था टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वार, मतलब युद्ध से संबंधित कोई भी पॉलिसी का निर्माण नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके की युद्ध से संबंधित कोई भी जो है वातावरण नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट टू डेवलप द इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब एक तरीके से साथ में एक दूसरे के जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के जो है क्या करेंगे से अच्छे संबंध रखेंगे, अच्छे रिलेशन को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आपका टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली, अरे आपस में कोई विवाद हो भी जाता है तो उसे बहुत ही शांति के साथ समझाने का या खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो गाइस ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर यहाँ पर जो है खत्म हो जाता है और नए चैप्टर के साथ मैं आपको फिर नए लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।